नमस्कार, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। इस वीडियो के माध्यम से व इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। आज का जो वीडियो है वो है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिसमें नियमित परीक्षार्थियों के साथ साथ प्राइवेट परीक्षार्थी भी शामिल होते हैं और दोनों की एक ही समस्या वो है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको उत्तर पुस्तिका में सही व सार्थक उत्तर लिखना है और उस उत्तर को लिखते समय आप एक निश्चित रूपरेखा का पालन करें कि उस उत्तर में पूछे गए महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखें। ये नहीं कि प्रश्न पूछा कुछ और है और उत्तर कुछ लिख रहे हैं पृष्ठ भरने के लिए और आप कहेंगे कि आपको अच्छा नंबर मिल सके, तो शायद ये संभव नहीं है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए आपके पास एक निर्धारित माध्यम में उत्तर होनी चाहिए। इसके लिए आप नोट्स बनाइए, पर अक्सर विद्यार्थी इस कार्य में असफल हो जाते हैं कि वे परीक्षा से पहले नोट्स नहीं बनाते और परीक्षा करीब आते ही विभिन्न कुंजियों पाठ्य पुस्तकों में उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि वो सटीक उत्तर याद नहीं कर पाते और परीक्षा में फिर गोल मटोल तथ्यों के साथ उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम समझेंगे कि कैसे उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते समय आप एक निश्चित रूपरेखा का पालन करें, जिसमें प्रस्तावना, पूछे गए महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु पर आधारित एक रूपरेखा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में अंकन कर दे, जिससे मूल्यांकनकर्ता को समझ में आ जाए कि आप पीछे के जो उत्तर पुस्तिका की जो पृष्ठ हैं उनमें किस प्रकार उत्तर लिखे हैं। इतने से मूल्यांकनकर्ता को समझ में आ जाएगा प्रथम पृष्ठ को पढ़ने के बाद कि आपकी तैयारी उस प्रश्न को लेकर कितनी है और इस प्रकार आप विश्वविद्यालय की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विश्वविद्यालयों में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों की वर्णन। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता के मन में फैली असंतोष की भावना। दूसरा कारण है युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति। तीसरा कारण है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और चौथा कारण है रॉलेट एक्ट। इसके बाद जो पांचवा कारण आता है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। छठवां कारण है हंटर समिति प्रतिवेदन और सातवां कारण है खिलाफत आंदोलन। फिर आपको लिखना है उपसंहार और संदर्भ ग्रंथ। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने एक प्रश्न की रूपरेखा प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, उसको मैं संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को रोककर महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर सकते हैं। तो पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्या प्रश्न पूछा गया है और उसके केंद्रीय भाव पर केंद्रित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करना है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध जो सन 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला और उसकी समाप्ति के बाद भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई और इस नए युग को गांधीवादी युग के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इस समय महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीति में एक महान नेता के रूप में उभरे। महात्मा गांधी जी जब भारतीय राजनीति में प्रवेश किए तो ब्रिटिशों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और महात्मा गांधी जी प्रारंभ में ब्रिटिशों के प्रशंसक थे, बाद में वो विनाशक बनते हैं, सबसे बड़े विनाशक बनते हैं। लेकिन जब प्रारंभ में महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश किए तो वो ब्रिटिशों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और उन्होंने आह्वान किया भारतीयों से कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का सहयोग प्रदान करें। भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में जन और धन से सहयोग प्रदान किया। इसके बदले में ब्रिटिशों ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और वो विजय प्राप्त कर लेंगे तो वे क्या करेंगे कि भारतीयों को स्वराज्य प्रदान कर देंगे, भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान कर देंगे। इस आधार पर गांधी जी ने भारत की जनता से अपील किया कि साम्राज्य की रक्षा हमारा परम लक्ष्य है और इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी दे देनी चाहिए। इन विचारों से प्रभावित होकर भारत की जनताओं ने साथ ही सैनिकों ने बढ़ चढ़कर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार
को मिले इस सहयोग से ब्रिटिश सरकार काफी खुश हुए और गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के बाद उन्हें एक स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रारंभ में तो गांधी जी ब्रिटिशों के प्रशंसक थे और वहां की जनता ने भी गांधी जी के बातों पर विश्वास किया और गांधी जी के प्रति भारतीय जनता की काफी आस्था थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिशों का सहयोग प्रदान किया। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसमें ब्रिटेन विजयी हो जाता है, तो क्या करते हैं कि भारतीय नागरिकों को उत्तरदायी शासन जो प्रदान करने की बात कही गई थी, उसका आभास होना प्रारंभ हो जाता है भारतीय नागरिकों को 1 वर्ष के अंदर, साथ ही गांधी जी को, कि वह एक कूटनीतिक चाल था। ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध में सफलता प्राप्त करना और इसके लिए अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी, साथ ही जन और धन की आवश्यकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति के बाद ब्रिटिशों के द्वारा भारत को उत्तरदायी शासन देने की जो बात कही गई थी, वो एक मात्र कूटनीतिक चाल के रूप में सामने प्रस्तुत हुआ। प्रारंभ में जो गांधी जी ब्रिटिशों के प्रशंसक थे, वो बाद में क्या हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा विनाशक बन जाते हैं और गांधी जी अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, जिसका उन्हें काफी अनुभव रहता है। क्योंकि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो सन 1893 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया और वहां पर सफलतापूर्वक इस आंदोलन को चलाया। उसके बाद जनवरी 1915 में जब वो भारत में आए, तो उसके बाद उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। इसके बाद खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किए। बाद में अहमदाबाद में आमरण अनशन के द्वारा इस आंदोलन का सफल पूर्वक नेतृत्व किए। इस प्रकार भारतीय जनमानस के मन में महात्मा गांधी जी की छवि एक सफल लीडर के रूप में उभरा और गांधी जी के प्रति भारतीयों की काफी आस्था थी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। इससे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में अपना संपूर्ण योगदान महात्मा गांधी जी ने प्रदान किया। सबसे पहला चीज जो है वो है असहयोग आंदोलन का अर्थ। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ है अहिंसात्मक तरीकों से सरकार का शांतिपूर्वक सहयोग ना करना। वही क्या है, असहयोग आंदोलन है। आगे है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। तो ब्रिटिश सरकार की जिन दमनकारी नीतियों और घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसकी व्याख्या नीचे निम्नांकित प्रकार से दी जा रही है। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता के मन में फैली असंतोष की भावना। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की बढ़ती आर्थिक कठिनाइयां। तीसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चौथा रॉलेट एक्ट। पांचवा जलियांवाला बाग हत्याकांड। छठवां हंटर समिति प्रतिवेदन। सातवां खिलाफत आंदोलन। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे। इसे आप उत्तर पुस्तिका में बहुत ही आसानी से वर्णन कर सकते हैं, सरलता पूर्वक इसे आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता के मन में फैली असंतोष। तो हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों ने भारत से सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा था कि हम युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे और इसके लिए धन और जन दोनों की सहायता की मांग की। गांधी जी ने भी समर्थन प्राप्त किया और गांधी जी के आह्वान पर भारतीयों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो उत्तरदायी शासन की स्थापना न करके ब्रिटिशों ने सन 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया और इससे भारतीय जनता की जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंची, उनकी आशाओं को ठेस पहुंचा और इससे क्या हुआ कि भारतीय जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए और असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की बढ़ती आर्थिक कठिनाइयां। प्रथम विश्व युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को तो आश्वासन दिया था कि युद्ध समाप्ति पर उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे और इससे क्या हुआ कि भारतीयों ने धन और जन दोनों से ब्रिटिशों का सहयोग प्रदान किया। लेकिन युद्ध की समाप्ति होने के बाद क्या हुई कि भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। भारत
में कई आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगे। युद्ध के समाप्ति के बाद विदेशी पूंजी का निवेश बड़े पैमाने पर हुए और इससे भारत के उद्योगपतियों को लगने लगा कि अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर उनके उद्योगों की रक्षा करे, पर सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुए। उद्योगपतियों को एहसास होने लगा कि उनकी रक्षा और उनके उद्योगों की सुरक्षा तभी हो पाएगा जब भारत में स्वाधीन सरकार होगी। यही नहीं कि ब्रिटिशों यही बस नहीं, क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा दूसरी ओर युद्ध के खर्चे में युद्ध में जो खर्च हुआ था उस खर्च की भरपाई के लिए भारतीय जनताओं से करारोपण कर जबरदस्ती धन वसूलने का प्रयास किया गया। साथ ही आवश्यक वस्तुओं, जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर उनके मूल्यों पर असाधारण वृद्धि करके धन की वसूली की गई। इनसे भारतीय जनता को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ये तो थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है क्रूरतापूर्वक नीतियां। दूसरी ओर हो यह रहा था कि प्राकृतिक रूप से अकाल, सूखे की स्थिति और साथ ही भूखमरी की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अकाल और महामारी की वजह से जनमानस की स्थिति को बड़ा ही शोचनीय बना दिया। इसके बाद होता यह है कि ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सेना की बड़ी मात्रा में भर्ती किए थे, क्योंकि उनको तो युद्ध में जीतना था, इसलिए बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती किए थे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जब वो विजयी हो गए तो उन्होंने क्या किया, जो सेना की में भर्ती किए थे उन सेनाओं की छंटनी प्रारंभ कर दी। इससे बहुत सारे भारतीय नागरिकों के सामने बेरोजगारी की संकट उत्पन्न हो गई और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा लिया। एक राष्ट्र प्रेम के नाते उसमें उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया और अंततः विजय प्राप्त किया। तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी जी को यह घटना ने व्यस्त कर दिया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य वो है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रथम विश्व युद्ध की सफलता के बाद ब्रिटिशों ने जो जनमानस को आश्वासन दिया था उस आश्वासन को तो पूरा नहीं करते हैं, बल्कि उसके बदले में जो उत्तरदायी शासन लाने की बात कहे गए थे उसके बदले में क्या करते हैं कि भारत में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाते हैं। और इससे क्या होता है कि भारत के जो राष्ट्रीय नेता हैं, उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे तो असंतुष्ट होते हैं, साथ ही साथ जनमानस भी असंतुष्ट हो जाते हैं। और इस नीति जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नीति है, इसके संदर्भ में तिलक जी कहते हैं कि यह हमें बिना सूर्य के प्रभात दिया गया है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है असहयोग आंदोलन का, वो ये है रॉलेट एक्ट। दिसंबर 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसकी अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट ने की। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा गया। वो क्या था यह एक्ट? तो ये एक्ट था कि इसमें जो उस समय क्रांतिकारी आंदोलनों को, यानी भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले जो व्यक्ति थे, जो राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित कर रहे थे, राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत कर रहे थे, उसको क्या नाम दिया जाता था? क्रांतिकारी या आतंकवादी गतिविधियां। तो ब्रिटिश सरकार चाहते थे कि यह जो क्रांतिकारी हैं और इनकी जो रणनीतियां हैं, इन रणनीतियों को दबाने के लिए, इन आंदोलनों को दबाने के लिए कोई एक एक्ट बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने क्या लाया? रॉलेट एक्ट लाया। हुआ ये कि इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बना दिया कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के निगाह पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको नजरबंद किया जा सकता है या उसको जेल में डाल दिया जा सकता है। साथ ही इसमें होगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं किया जा सकता। अगर किसी को नजरबंद कर दिया गया या किसी को जेल में डाल दिया गया तो उसके खिलाफ कहीं पर ना तो अपील कर सकते हैं, ना कोई वकील कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई दलील कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह जो एक्ट है रॉलेट एक्ट, वह वकील, अपील और दलील के बिना दिए गई व्यवस्था है। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का एक पांचवा महत्वपूर्ण कारण था, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 13 अप्रैल सन 1919 का दिन सदैव याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन पंजाब के जो अमृतसर है वहां पर एक बाग है जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग। इस बाग में हुआ यह था कि जो रॉलेट एक्ट था इसके विरोध में बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे।
तो ब्रिटिशों ने रॉलेट एक्ट के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया। वैसा ही हुआ कि पंजाब के दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक थे डॉक्टर सतपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो इन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनमानस बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे और शांतिपूर्वक सरकार द्वारा किए गए इस कार्य की आलोचना कर रहे थे, जिसमें स्त्री, पुरुष और बच्चों के रूप में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। पर हुआ ये था कि ये लोग बगैर अस्त्र शस्त्र के, अर्थात किसी भी प्रकार के हथियार इनके पास नहीं था। ये निहत्थे लोग केवल सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। पर वहां पर ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक सैन्य प्रमुख था जनरल डायर, जिन्होंने आधाधुंध गोलियां चलाने की अनुमति प्रदान कर दी और गोलियां चलवा दी। उस बाग से निकलने का केवल एक ही मार्ग था, एक ही रास्ता था, वो भी बहुत संकीर्ण रास्ता था, जिसपे एक साथ केवल एक ही लोग बाहर निकल सकते थे। तो हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के ऊपर जब गोली चलाई गई तो बहुत सारे लोग गोलियों में भी मारे गए, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मचने वाली भगदड़ से मारे गए। इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो गया, जो बहुत ही दर्दनाक स्थितियां थी। ये भी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गांधी जी को विवश किया। छठवां कारण था हंटर कमेटी और उसकी रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हंटर कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। सभी को उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय नागरिकों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का तीव्र विरोध किया। सरकार ने केवल खानापूर्ति के रूप में हंटर कमेटी को बना दिया। इस हंटर कमेटी ने जो जनरल डायर थे उनकी आलोचना करने के बजाय उसे कर्तव्य के द्वारा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में उसकी प्रशंसा की, यानी कर्तव्य से पूर्ण जनरल डायर की कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें कहा कि हाँ तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। तो भारतीय जनमानस को, भारतीय लोगों की भावनाओं को इस घटना ने वैसे ही प्रभावित किया जैसे जले पे नमक छिड़कने के जैसा। और इस घटना के बाद से आंदोलन की जो आंधी थी, असहयोग आंदोलन की जो भावनाएं थी, वो काफी भड़क गई। सातवां कारण था असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का, वो ये था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का अर्थ है ये है खिलाफ में आंदोलन करना। होता यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो टर्की था, जिसको तुर्की कहा जाता है, वो ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने क्या किया कि जो टर्की में खलीफा का पद था, अर्थात वहां का जो शासन का प्रमुख था, सत्ता का जो प्रमुख था खलीफा, उसके पद को समाप्त कर दिए। और उसके पद को समाप्त कर दिए तो इससे ब्रिटिश कृत्यों के विरुद्ध में भारतीय मुसलमान काफी आक्रोशित हुए। क्यों? क्योंकि टर्की के जो सुल्तान था, जिसको खलीफा कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है धर्मगुरु, उसे क्या भारतीय नागरिक क्या मानते थे? अपना धर्मगुरु मानते थे। और इस सुल्तान के विरोध में उनको पुनः पद प्राप्त करवाने के लिए ब्रिटिशों के विरोध में क्या किए? भारतीय नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और यह जो असहयोग आंदोलन की आंधी है वो काफी भड़क चुकी। महात्मा गांधी जी को आभास हुआ कि यह जो आंदोलन है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। यह एक ऐसा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जिसमें किसी भी प्रकार की जात पात, ना ही उच्च नीच की भावनाओं के आधार पर भेदभाव किया, बल्कि सभी वर्गों ने अपने अपने स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार इस युद्ध में अपनी अपनी स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंततः आपको एक उपसंहार उत्तर के रूप में लिखना होता है। वो ये होता है कि आपसे पूछे गए प्रश्न की किस प्रकार से आपने व्याख्या की है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन वो है असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय महात्मा गांधी जी को है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का सफल प्रयोग किए थे, और गांधी जी ने जब भारत में आए तो चंपारण में उसका सफल प्रयोग किया, फिर खेड़ा में, उसके बाद अहमदाबाद में। इस प्रकार महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के आधार पर असहयोग आंदोलन को सन 1920 में प्रारंभ किए।
क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों ने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन से वो मुकर गए और अंततः जो ब्रिटिशों के प्रशंसक प्रारंभ में महात्मा गांधी जी थे वे बाद में उनके सबसे बड़े विनाशक बने। इस प्रकार ये जो आंदोलन था वो सफल तो हो चुका था, लेकिन हुआ ये था कि असहयोग आंदोलन में इसके बाद असहयोग आंदोलन में होता ये है कि यह जब अंतिम अवस्था में पहुंचा तो एक ऐसी घटनाएं घटी, हिंसात्मक घटना, जिस वजह से असहयोग आंदोलन को बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान में एक कांड होता है जहां पर असहयोग आंदोलनकारी जो भीड़ था उस भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी जलकर शहीद हो गए। तो इससे महात्मा गांधी जी काफी আহিत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक तरीकों से चलाए जाने वाला आंदोलन था। गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिंसा का प्रयोग हुआ। फिर भी यह जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन वो काफी सफल रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए गए कार्य के रूप में इस आंदोलन की सफलता आंदोलन की सफलता को काफी सार्थकता मिली। इस प्रकार आप असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों की विस्तृत व्याख्या लिख सकते हैं। फिर लिखिएगा संदर्भ ग्रंथ। तो संदर्भ ग्रंथ के रूप में आप बता सकते हैं भारतीय शासन एवं राजनीति डॉक्टर पुखराज जैन। दूसरा संदर्भ ग्रंथ आप दे सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत तथा भारतीय शासन एवं राजनीति राम प्रसाद संस एवं अन्य।